हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द रन एकेडमी। तो जैसे आप जानते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने बॉयज लॉ के बारे में स्टडी किया था और उसके जो न्यूमेरिकल्स थे उसकी हमने प्रैक्टिस करी थी। आज के लेक्चर के अंदर हम स्टडी करने वाले हैं चार्ल्स लॉ के बारे में। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। देखिए बेटा, आज के लेक्चर के अंदर हमने चार्ल्स लॉ के बारे में स्टडी करना है। चार्ल्स लॉ बहुत ही सिंपल लॉ है। इट एक्चुअली गिव्स यू अ रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ द गैस एंड द टेम्परेचर ऑफ द गैस, कीपिंग प्रेशर एज अ कांस्टेंट। हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था कि हमारे पास तीन तरह के पैरामीटर्स होते हैं, वॉल्यूम, प्रेशर एंड टेम्परेचर। तो हम ये जो लॉज पढ़ रहे हैं, इन लॉज में किसी दो के बीच में रिलेशनशिप स्टडी किया जाता है, कीपिंग द थर्ड वन एज अ कांस्टेंट। तो आज के लेक्चर के अंदर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर की ही बातें करेंगे और जो प्रेशर है वो हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो इस लेक्चर की शुरुआत होती है एक सिंपल एग्जांपल के साथ। यहां पर आप देख सकते हो कि मेरे पास एक इन्फ्लेटेड बैलून है। इस इन्फ्लेटेड बैलून के अंदर ऑब्वियस हमने गैस को फिल किया हुआ है एंड फिर हमने क्या किया, इस बैलून को धूप में रख दिया, बेसिकली सनरेज के अंदर रख दिया। आफ्टर सम टाइम बेटा हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, हम ये देखते हैं कि जो हमारा बैलून है वो प्रॉपरली ऐसे फट जाता है, बर्स्ट हो जाता है। अब इसमें सवाल सबसे पहला यही मन में आता है कि सर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो बैलून है वो आपका बर्स्ट हो गया। तो इसका जो जवाब है ऑब्वियस है, प्रॉपर स्टेटमेंट आपको चार्ल्स लॉ में मिल जाएगी, बट अभी के लिए थोड़ा सा समझा देता हूं कि जब किसी इन्फ्लेटेड बैलून को आप सन रेज के प्रेजेंस में रखते हो तो सन रेज की वजह से जो इसके अंदर गैस होती है उसका टेम्परेचर आपका राइज करता है। टेम्परेचर राइज करने से इसके अंदर का जो वॉल्यूम है वो आपका इंक्रीज करता है और एक स्टेज पे आकर वो जो बैलून है वो आपका बर्स्ट कर जाता है। यहां पर अगर आप देखो तो आपको आराम से समझ में आएगी कि टेम्परेचर बढ़ने से मेरे वॉल्यूम में इंक्रीज आ रहा है बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट। तो यही बात बेटा हमने थ्रू आउट इस टॉपिक के अंदर स्टडी करते जाएंगे। तो देखिए बेटा, इन जनरल हमने ये देख लिया है कि अगर मेरे टेम्परेचर में इंक्रीज आता है कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट तो मेरे वॉल्यूम में भी इंक्रीज आएगा एंड वाइस वर्सा, अगर आपके टेम्परेचर में डिक्रीज आ रहा है तो आपके वॉल्यूम में भी डिक्रीज आएगा ही आएगा। एक सिंपल सी बात बताऊं बेटा, आपने कभी सुना होगा कि आप चाहें तो अपने गैस को लिक्विफाई कर सकते हैं अगर टेम्परेचर को लो करें। प्रेशर का भी रोल होता है बट अभी मैं उसमें टेम्परेचर लो क्यों कहते हैं उसके बारे में बात कर रहा हूं। तो जैसे ही आप अपने टेम्परेचर को लो करते हो, जो वॉल्यूम है गैस का वो कम होना शुरू हो जाता है और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के नजदीक आने शुरू हो जाते हैं। ऐसा करने से दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन होती है वो बढ़ने लग जाती है, जिसकी वजह से वो आपका गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। टेम्परेचर और वॉल्यूम के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है बाय कीपिंग अ प्रेशर कांस्टेंट, और यही बात हम आगे जाके और अच्छे से स्टडी करने वाले हैं। तो इस लॉ की जो शुरुआत करी थी वो जैकस चार्ल्स ने करी थी 1787 के अंदर, और इसके स्टडी को फर्दर लेके गए हमारे गेलू सैक इन 1802 के अंदर। एक्सपेरिमेंटली हमने ये फाइंड किया कि मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर में गैस पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में समझा दूं अच्छे से, बिकॉज हमने इसका इस्तेमाल अपने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फाइंड करने में भी करना है। देखिए बेटा, क्या मतलब है इस चीज का। देखिए बेटा, मान लीजिए कि मेरे पास ना एक कंटेनर है। ठीक है, तो ये क्या होगा बेटा, मेरा यहाँ पर एक कंटेनर हो गया। इस कंटेनर के अंदर हमने गैस भरी हुई है। ठीक है, तो ये आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए। ठीक है, इनिशियली जो हमने इसका टेम्परेचर रखा है वो है 0 डिग्री सेल्सियस आपका, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पर जो इसका वॉल्यूम है मान लेते हैं कि हमारा V वॉल्यूम है। अब हमने क्या किया बेटा, इसको हीट प्रोवाइड किया, और जब हमने इसको हीट प्रोवाइड किया तो ऑब्वियस इसका टेम्परेचर राइज करेगा। हाँ, एक बात प्लीज याद रखें कि इसके अंदर का जो प्रेशर है वो हमने कांस्टेंट रखा है। ठीक है, प्रेशर नहीं चेंज होने देना। प्रेशर जो है बेटा क्या है आपका, प्रेशर जो है वो आपका यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है बेटा। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। अच्छा, इसके बाद क्या हुआ,
हमने ये इसमें ऑब्जर्व किया और एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व किया है कि जब इसका टेम्परेचर राइज करता है जस्ट बाय 1 डिग्री सेल्सियस, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज करता है ना, तो इसका जो फाइनल वॉल्यूम होता है वो पता क्या होता है? इनिशियल वॉल्यूम में हम ऐड कर देंगे 1/273 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। मतलब ये कि 1/273 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम कर दो आप, ठीक है, और उसको ऐड कर दो अपने प्रीवियस वॉल्यूम के साथ, वो हो जाएगा आपका फाइनल वॉल्यूम। मतलब ये कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस और बढ़ेगा तो इतना ही अमाउंट ऑफ वॉल्यूम इसके अंदर और बढ़ जाता है। तो यही बात बेटा आपके यहां पर स्टेटमेंट में लिखी हुई है, थोड़ा ध्यान से पढ़े इसको। कहता है एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट अ फिक्स्ड मास ऑफ एनी गैस expands or contracts respectively by 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for each degree Celsius rise or fall in temperature provided the pressure remains constant। ठीक है जी। आई होप बेटा अच्छी तरह आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी कि हुआ क्या, कि मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमने गैस रखी हुई है, प्रेशर मेरा फिक्स्ड है, इनिशियल टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है और इनिशियल वॉल्यूम इसका V है। हमने हीट प्रोवाइड करी ताकि इसका टेम्परेचर राइज करे। जब टेम्परेचर राइज करेगा तो इनिशियल वॉल्यूम के अंदर 1/273 ऑफ इनिशियल वॉल्यूम इसमें ऐड हो जाएगा और वो इसका फाइनल वॉल्यूम हो जाएगा। तो बस यही है बेसिकली चार्ल्स लॉ। और थोड़ा सा हम इसके स्टेटमेंट को भी स्टडी करेंगे, थोड़ा सा इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में जाके इसको और रिफाइन भी करेंगे। अभी के लिए आई होप एक्सपेरिमेंटली क्या हुआ आपने ये चीज जो ऑब्जर्व है वो कर ली होगी। ठीक है बेटा, इसके बाद चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ ये कहता है कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। प्लीज अंडरस्टैंड कि आपका जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रहना चाहिए, वो चेंज ना हो, इस बात का ध्यान रखना। तो कहते हैं कि प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस। देखिए ड्राई गैस क्यों बोला जाता है बेटा? क्योंकि मॉइस्चर ऐड होने से उसकी डेंसिटी में भी फर्क पड़ता है, जिसके बारे में मैं थोड़ा आगे जाके भी पढ़ाऊंगा आपको, इसलिए स्पेसिफिकली यहां पर ड्राई गैस बोला गया है। सो कहता है द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ ड्राई गैस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज बाय 1/273 of its volume at 0 degree Celsius for each 1 degree increase or decrease in temperature respectively। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एग्जैक्टली ये लॉ आपको क्या बोलना चाहता है। ठीक है, गुड। देखिए बेटा, अब हमने जो बात करनी है ना वो एक्चुअली करनी है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन की, जो कि चार्ल्स लॉ का है। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को समझने के लिए जो लॉ मैंने जस्ट आपको बताया, जो जो मैंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन आपको बताई है, ये समझनी बहुत इंपॉर्टेंट थी। एंड आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली हमने इस एक्सप्रेशन को फाइंड कैसे किया। तो देखिए बेटा, सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया, इसमें क्या क्या है, इनको प्लीज एक बार ध्यान से देख लीजिए। देखो बेटा, मेरे पास यहां पर मान लेते हैं एक कंटेनर है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको आपके लिए इलेबोरेट कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए कि एग्जैक्टली क्या है। कि देखो बेटा, मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर हमारे पास गैस के ऑफ कोर्स मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है जी। इसका जो इनिशियल वॉल्यूम है मान लेते हैं V नॉट है, और जिस टेम्परेचर पे ये वॉल्यूम है वो है 0 डिग्री सेल्सियस आपका। ठीक हो गया। हमने क्या किया, इसको हीट को प्रोवाइड किया। जब मैंने इसमें जो हीट है वो प्रोवाइड किया तब इसका टेम्परेचर राइज हुआ। मान लेते हैं कि V वॉल्यूम है मेरे इसी गैस का एट टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस। मान लेते हैं कि एट T डिग्री सेल्सियस ये मेरा नया वॉल्यूम है गैस का और वो हमारा V है। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे बेटा इनके बीच में रिलेशन पता करना है। तो मैंने कहा था बेटा देखो, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम, उसमें आप ऐड करेंगे 1/273 ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम। ठीक है जी। अब अगर एक ही डिग्री का इंक्रीज आया तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, अगर 2 डिग्री का इंक्रीज आया तो आप इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उतना ही फर्दर इंक्रीज आएगा ना वॉल्यूम के अंदर। अगर आप 3 डिग्री का फर्क आएगा तो 3 से। अब यहां पे T डिग्री का फर्क आया है तो इसलिए आप यहां पर T से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे। तो इसकी शुरुआत बेटा एग्जैक्टली यहां होती है। हाँ, एक बात प्लीज याद रखना कि इसमें आपका जो प्रेशर है बेटा वो ऑफ कोर्स हमारा कांस्टेंट
कांस्टेंट है। प्लीज इस बात का ध्यान रखना। अगर आप ये ध्यान नहीं रखोगे तो बेटा ऑब्वियस है कि जब मैथमेटिकल इक्वेशन बनाने की बात आएगी तो ये लिखना एक्चुअली जरूरी होता है, नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ओके, सो अब हमने देखा बेटा कि वॉल्यूम और टेम्परेचर आपस में कैसे रिलेटेड है, वो हमने देख लिया। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों में बेटा v कॉमन है तो मैं यहां से v को ही कॉमन निकालूंगा, v नोट कॉमन निकालूंगा। सो अंदर आ जाएगा बेटा आपके पास 1 प्लस 1/273 और ऊपर बेटा t भी रह जाएगा तो मैं यहाँ पे t लिख देता हूं आपका लाइक दिस। तो ये आपके पास यहां बन गया। तो एक काम करूंगा, एलसीएम को लेते हुए मैं यहां पे कर देता हूं दैट इज 273 प्लस t एंड डिवाइड में आ जाएगा बेटा 273। डन हो गया जी। अब देखो मैं क्या क्या करने वाला हूं। सबसे पहले तो बेटा मैं यहां पर थोड़ा सा इसको चेंज कर देता हूं। मतलब मैं कहना चाहता हूं कि v इज इक्वल टू v नॉट डिवाइडेड बाय 273। मैंने ये ना इसके नीचे ले गया बस और कुछ भी नहीं किया, थोड़ा सा इधर साइड में लेके गया हूं और ऊपर आ जाएगा बेटा 273 प्लस टी। आपने एक चीज गौर करी, यहां पर जो टेम्परेचर लिया गया था वो डिग्री सेल्सियस में लिया गया था। और अगर आपको केल्विन स्केल याद है तो मैंने आपको क्या बताया था केल्विन स्केल के अंदर, कि केल्विन स्केल में जो टेम्परेचर है अगर आपने वो फाइंड करना है और डिग्री सेल्सियस से फाइंड करना है तो डिग्री सेल्सियस के अंदर 273 को ऐड कर दो तो वो आपका टेम्परेचर आ जाएगा केल्विन स्केल का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपको यहां पे मिल रहा है ये एक्चुअली टेम्परेचर है केल्विन के अंदर। ये स्मॉल टी क्या था, डिग्री सेल्सियस का, और ये इसमें अगर 273 ऐड कर दूं तो क्या होगा, टेम्परेचर एट केल्विन स्केल हो जाएगा आपका ये। तो इसमें मतलब जैसे डिग्री सेल्सियस लगाते तो यहां पे आप केल्विन लगाओगे। दूसरी बात, V नोट भी कांस्टेंट है क्योंकि इनिशियल वॉल्यूम था और 273 नंबर भी आपका कांस्टेंट है। इसी वजह से हमने क्या किया, V इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा के मान लो यहां कांस्टेंट है और यहां पर कैपिटल T आपके पास यहां पर आ जाएगा। सो अब एक काम करते हैं बेटा, थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे आते हैं और उसको फिर ध्यान से स्टडी करते हैं। देखिए बेटा अभी तक हमने क्या स्टडी किया, हमने ये देखा कि यार मेरा जो v है वो एक्चुअली में v नॉट बाय 273 था और यहां पर 273 को हमने ऐड कर दिया था t के साथ। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया है कि अगर डिग्री सेल्सियस में 273 को ऐड कर दिया जाए तो ये आपका टेम्परेचर हो जाता है केल्विन का, ठीक है। तो इसको मैंने k माना जैसे आपको दिखाया मैंने, तो v बेटा हमारे पास k टाइम्स ऑफ t हो जाएगा, k इज कांस्टेंट इक्वल टू, और कांस्टेंट को अगर हम हटा दें तो यहां पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का निशान आता है और ये है रिलेशन आपका वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में। दो बातें समझनी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। पहली बात तो ये ऑफ कोर्स की जो वॉल्यूम है ऑफ कोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, बट इस केस में जो प्रेशर है वो कांस्टेंट रखा गया है। प्रेशर क्या है बेटा आपका, कांस्टेंट। तो पहली बात तो देखो ये है आपका, ठीक है जी। सो प्रेशर क्या है बेटा आपका कांस्टेंट। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो टेम्परेचर यहां कंसीडर किया गया है वो केल्विन टेम्परेचर है आपका। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब कभी भी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना तो जो आपका टेम्परेचर है वो केल्विन में होना चाहिए, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको ठीक कर दूं पहले, तो ये क्या होना चाहिए बेटा, केल्विन में होना चाहिए। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे ना इस बात का ध्यान रखेंगे कि टेम्परेचर का क्या रखेंगे हम केल्विन में, और V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपका T होता है। आई होप ये बात आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आप ये भी कह सकते हो कि इसी से अगर मैं बनाऊं तो ये बेटा देखो V बाय मेरा यहाँ पर T आ जाएगा और V बाय T इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा हमारा कांस्टेंट। तो आप चाहें तो ऐसे भी इसको स्टडी कर सकते हो कि यार वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रेशियो होता है या उनका जो फ्रैक्शन होता है अगर हमको डिवाइड करें तो हमेशा कांस्टेंट होता है। तो आप चाहें तो ये भी इसको ऐसे भी स्टडी कर सकते हो। आई होप अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा। वेरी गुड। देखिए बेटा अब हम जो स्टडी करने वाले हैं वो है चार्ल्स लॉ के बारे में, और इसका जो एक्सप्रेशन है जो प्रॉपर चार्ल्स लॉ का एक्सप्रेशन में इस्तेमाल करते हैं ना वो भी आपको थोड़ा सा उसके बारे में बताता हूं। देखिए तो बेटा चार्ल्स लॉ ने फिर क्या कहा, क्योंकि ऑलरेडी हमने ये जान लिया है कि कांस्टेंट प्रेशर के अंदर वॉल्यूम और टेम्परेचर दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो यहां पे लिखा हुआ है, तो चार्ल्स लॉ मे बी रीस्टेटेड एज,
that the volume of a given mass of a dry gas is directly proportional to its absolute Kelvin temperature। मैंने आपको अभी क्या बताया, यही तो बताया था बेटा मैंने आपको कि इस केस के अंदर आपने बात को जो याद रखनी है वो यही है कि हमारा एक तो प्रेशर कांस्टेंट होना चाहिए, दूसरा जब हम टेम्परेचर की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करें तो वो केल्विन में होना चाहिए। तो इस तरीके से बेटा हमने उसको आसानी से यहाँ पे रीस्टेट कर दिया है। बात रह गई है अब यहाँ पर कि सर मेरे को ना प्रॉपरली एक्सप्रेशन बताओगे न्यूमेरिकल के लिए मैं क्या मतलब इस्तेमाल करूंगा, तो थोड़ा सा आपको उसके बारे में भी समझा देता हूं। देखिए हमने ये पढ़ लिया कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T होता है हमारा, इसलिए आप चाहें तो लिख सकते हो V1 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ T1। यहाँ पे जो K है वो आपका कांस्टेंट है। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हो कि V1 बाई T1 एक्चुअली में आपका K के बराबर है जो कि कांस्टेंट है, ठीक है। सिमिलरली अगर आप चाहें तो लिख सकते हो कि V2 इक्वल टू K टाइम्स ऑफ T2, मतलब अगर नया टेम्परेचर होगा तो वॉल्यूम भी नया होगा। सिमिलरली V2 बाय T2 इज इक्वल टू क्या आ गया बेटा, कांस्टेंट, जिसको हम K यहाँ पे लिख सकते हैं क्योंकि दोनों के दोनों बेटा कांस्टेंट के बराबर हैं। सो मैं लिख सकता हूं V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2, ठीक है जी। तो ये वो एक्सप्रेशन है जिसको चार्ल्स इक्वेशन भी हम कहते हैं, बट बात इसमें क्या याद रखनी है कि कब हो रहा है, एट कांस्टेंट प्रेशर। प्लीज इस बारे में बस ध्यान रखना, अगर आप इसमें कोई गलती नहीं करोगे तो देखना कोई भी न्यूमेरिकल आपके लिए मुश्किल है ही नहीं है। प्लीज रिमेंबर V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2, इस एक्सप्रेशन का हम इस्तेमाल करते हैं अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। आई होप आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। चलिए अब हम बड़ा स्टडी करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। ऑलराइट, अब हम स्टडी करने वाले हैं बेटा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चार्ल्स लॉ के बारे में। आपने एक चीज देखो अभी गौर करी है कि V जो है वो मेरा कांस्टेंट इनटू टेम्परेचर होता है, राइट। कांस्टेंट इनटू क्या होता है बेटा, टेम्परेचर। लेकिन मजे की बात ये थी कि ये जो टेम्परेचर है ये आपका डिग्री सेल्सियस में नहीं होता है, ये आपका क्या होता है, केल्विन में होता है। तो कोई भी टेम्परेचर जब केल्विन के अंदर है वो एक्चुअली में 273 प्लस टेम्परेचर एट डिग्री सेल्सियस होता है। तो मेरा यहां पे सिर्फ इतना कहना है कि जब कभी भी आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसका मतलब ये नहीं है कि वॉल्यूम 0 हो जाएगा, नहीं हो सकता, क्योंकि जब आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो उसमें अभी भी 273 आपका ऐड होगा, तब जाके आप टेम्परेचर को सब्स्टिट्यूट करेंगे। और क्योंकि टी की कुछ वैल्यू है इसलिए वॉल्यूम भी कुछ ना कुछ गैस का होगा ही होगा। तो यार एक चीज यहां पे और नोट करने वाली है वो ये है कि अगर मान लीजिए मेरा जो टेम्परेचर है वो आपका -273 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जिसको बोलते हैं एब्सोल्यूट टेम्परेचर, अगर हो जाता है तो मेरे यहां पर T की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो मतलब वॉल्यूम भी 0 हो जाएगा। तो मतलब क्या ये हर गैस के लिए एप्लीकेबल है? आंसर है हाँ, हर गैस के लिए एप्लीकेबल है। अगर मान लीजिए मेरे पास कोई भी गैस है, कोई भी गैस है, इनिशियल मान लो उसका कोई भी वॉल्यूम होगा एट 0 डिग्री सेल्सियस, लेकिन अगर उसके टेम्परेचर को अगर हमने कम करके कितना कर दिया, -273 डिग्री सेल्सियस कह दिया, तो उन सभी गैसेस का जो वॉल्यूम है वो आपका 0 हो जाता है। बाकी ग्राफ से और क्लैरिटी देता हूं, ये बेटा आपका ग्राफ है, इस ग्राफ के अंदर आप देख सकते हो कि मेरे पास जो वॉल्यूम है वो ml में लिया गया है एंड जो आपका टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में लिया हुआ है। और आप देख सकते हो कि एट 0 डिग्री सेल्सियस मेरा वॉल्यूम 0 नहीं है, इस गैस का कोई ना कोई वॉल्यूम पहले से एग्जिस्ट यहां पे कर रहा है। दूसरी बात, अगर मैं टेम्परेचर को कम करके -273 डिग्री सेल्सियस पे ले जाता हूं तभी जाकर बेटा जो मेरा ये जो कर्व है वो देखो पीछे जाके यहां पे 0 हो रहा है, मतलब यहां पर वो पॉइंट है जहां पर मेरे वॉल्यूम की वैल्यू 0 हो रही है। तो कोई भी गैस है, किसी भी गैस के अगर आपने वॉल्यूम को 0 करना है ना तो एक ही तरीका, ये थ्योरेटिकली बात हो रही है, इंपॉसिबल है वैसे ये चीज अचीव करना, सो थ्योरेटिकली यहां पे बातें हो रही है बेटा आपकी। तो अगर किसी गैस का ना आपने वॉल्यूम को 0 करना है तो उसका एक ही तरीका है कि उसके टेम्परेचर को -273 डिग्री सेल्सियस या 0 केल्विन पे ले जाओ, तब जाके उसका वॉल्यूम 0 हो जाएगा। तो जैसे मैंने वो कहा कि क्या ये सिर्फ कोई कोई गैसेस के लिए एप्लीकेबल है, नहीं, ये एक्चुअली हर गैस के लिए एप्लीकेबल है। जैसे आप देख सकते हो कि मेरे पास एक ही गैस है, उनके मैंने क्या किया, अलग अलग बेटा प्रेशर रख लिए। एक बार हमने उसका प्रेशर P1 रखा, उसकी स्टडी करी और देखा यार अभी भी -273 पे जाके 0 हो रहा है। जब मैंने प्रेशर को
P2 रखा और कांस्टेंट रखा और उसी में इसकी स्टडी करी तो फिर से मैं फिर ये देखा फिर से वही। तो अगर आप डिफरेंट गैसेस भी ले लोगे ना तो उस कंडीशन के अंदर आप यही देखोगे कि अगर उनके जो टेम्परेचर को मैं 0 केल्विन -273 डिग्री सेल्सियस अगर ले जाता हूं तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाता है आपका 0 हो जाता है। क्योंकि बेटा इन ग्राफ्स के अंदर हमने अपने प्रेशर को कांस्टेंट रखा है। क्या रखा है बेटा? कांस्टेंट रखा है। तो ये जो ग्राफ्स है स्पेसिफिकली इनको कहा जाता है बेटा आइसोबार्स है। ये ग्राफ जो आप देख रहे हो ये आपका आइसोबार है ना। आइसोबार का मतलब ही होता है बाय कीपिंग द प्रेशर कांस्टेंट यू आर फाइंडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन द टू क्वांटिटीज। ठीक है, तो आइसोबार मतलब प्रेशर मींस कांस्टेंट। इफ आई से आइसोथर्मल जो मैंने पिछली बार करवाया था मींस टेम्परेचर एट कांस्टेंट। ठीक है, आई होप आपको बेटा अच्छी तरह ये बात समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। अब बेटा हम स्टडी करने वाले हैं कि चार्ल्स लॉ को कैसे एक्सप्लेन किया गया मॉलिक्यूलर मोशन के टर्म्स में, मतलब काइनेटिक थ्योरी के टर्म्स में। बहुत सिंपल है यार, कोई इतनी बड़ी चीज रॉकेट साइंस नहीं है इसके अंदर। देखिए क्या है, जैसे मैं वो पहले भी कहा था कि मान लीजिए कि मेरे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर में मान लेते हैं बेटा ये पिस्टन लगा हुआ है। सपोज क्या है, ये पिस्टन लगा हुआ है और इसमें क्या है आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है जी, ये गैस के मॉलिक्यूल्स हो गए। अब हमने क्या किया बेटा, इसको प्रोवाइड कर दिया हीट। ठीक है, अगर मैं इसकी हीट को बेटा हीट जो है बढ़ाऊंगा तो हर एक मॉलिक्यूल का जो टेम्परेचर है वो आपका इंक्रीज करेगा। और अगर हर एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर आपका इंक्रीज करेगा तो हर एक मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी आपकी इंक्रीज कर जाएगी। देखो मैंने आपको पहले भी कहा था बेटा काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से जो काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है किसी भी गैस की, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर होती है। टेम्परेचर जितना आप राइज करेंगे उतना ज्यादा उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो बेटा क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई इसलिए वो और ज्यादा तेजी से और मतलब ज्यादा अमाउंट में स्ट्राइक करेगा विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इससे क्या होगा, ऑफ कोर्स प्रेशर आपका इंक्रीज करेगा। लेकिन हमने तो कहा ना कि हमने इसका प्रेशर कांस्टेंट रखना है। तो अगर आप इसके प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे तो ये क्या करेगा, ये अपने वॉल्यूम को इंक्रीज करना शुरू कर देगा। बस यही कहानी है बेटा काइनेटिक थ्योरी की। क्या होता है ना, आप खुद सोच के देखो बेटा, मेरे पास एक कंटेनर है सपोज। ठीक है, उस कंटेनर के अंदर कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, मैंने उसका टेम्परेचर राइज किया। अब जब टेम्परेचर राइज किया काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई। अब काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से क्या होगा, वो रैंडमली मूव करेंगे इन ऑल ऑफ द डायरेक्शन। वो वॉल्स के साथ टकराएंगे, हर एक वॉल के साथ टकराएंगे आपका। अगर मैं नंबर ऑफ कोलिजन मेरे बढ़ गए तो ऑटोमेटिकली जो फोर्स अप्लाई कर रहे हैं मेरे मॉलिक्यूल्स पर यूनिट एरिया वो बढ़ जाएगा, मतलब प्रेशर बढ़ जाएगा। हमने यहां पे प्रेशर को कांस्टेंट रखना है। तो प्रेशर का वॉल्यूम सिर्फ तभी कांस्टेंट हो सकता है अगर नंबर ऑफ कोलिजन जो मतलब उस पे स्ट्राइक कर रहे हैं वॉल पे पर यूनिट एरिया वो कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो। उसके लिए हमने क्या कर दिया, उसके स्पेस को बढ़ा दिया। जब हमने स्पेस को बढ़ा दिया तो अब जो इतने भी मेरे पास मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा स्पेस है घूमने के लिए, तो अब उनके जो नंबर ऑफ कोलिजन है विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर वो कांस्टेंट हो जाएंगे। बस यही सारी कहानी है कि देखो प्रेशर कांस्टेंट है, इसकी वजह से क्या होता है बेटा, आपका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। आई होप आपको बेटा अच्छी तरह ये जो मैंने मॉलिक्यूलर थ्योरी आपको बताई है ये आपको समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। देखिए बेटा बहुत सिंपल चीजें होती हैं, कोई टफ नहीं होता। आपको बस ना एक्चुअली रिलेशनशिप स्टडी करना होता है, उसके बाद तो बेटा बाकी सब आप कर ही सकते हो, कोई बड़ी चीज है नहीं है ये। चलिए अब हम स्टडी करेंगे बेटा द सिग्निफिकेंस ऑफ द चार्ल्स लॉ। ठीक है, चार्ल्स लॉ का सिग्निफिकेंस क्या है, याद है आपको मैंने पहले भी बताया था सिग्निफिकेंस ऑफ बॉयल्स लॉ, जिसमें मैंने आपको कहा था कि कैसे आपके डेंसिटी पे इफेक्ट पड़ता है प्रेशर के कम या ज्यादा होने पे। यहां पे हम बात करेंगे बेटा चार्ल्स लॉ की। तो इसमें क्या होता है बेटा, देखिए एक सिंपल सी बात है, मैंने आपको पहले भी कहा है कि जो डेंसिटी है वो एक्चुअली में मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ठीक है जी, मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है। आप भी जानते हो कि हमारा जो मास है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। और चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली ये बोला जाता है कि यार अगर तुम्हारे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो वॉल्यूम भी इंक्रीज करेगा। और बेटा अगर आपका वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो जो डेंसिटी है गैस की वो आपकी डिक्रीज कर जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, वो डिक्रीज कर जाएगी। सो बस मतलब अगर इसकी डेंसिटी हवा से हल्की हो गई तो वो चीज आपकी राइज करनी शुरू हो जाती है। इसी वजह से जो हॉट बैलून्स होते हैं उनके अंदर जब हवा डाली जाती है तो गर्म हवाएं होती हैं ये। क्योंकि गर्म हवाएं होती हैं तो इनकी डेंसिटी अपने आसपास के एयर से कम होने की वजह से ये जो आपके एयर बैलून्स हैं ये राइज होने शुरू हो जाते हैं। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द चार्ल्स लॉ। आई होप अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
वेरी गुड बेटा। अब हमने बात करनी है एब्सोल्यूट जीरो के बारे में। देखिए बेटा, मैं अगर आपको याद हो मैंने अभी आपको एक्सप्रेशन बताया था, चलिए एक बार और डिटेल में और अच्छे से आपको समझा देता हूं कि मैं बोलना क्या चाहता था उसके अंदर। देखिए बेटा, अभी तक हमने ये पढ़ा कि मेरा जो वॉल्यूम है, मैं आपको प्रॉपर एक्सप्रेशन लिख के दे रहा हूं बेटा कि वी नॉट बाय 273 इंटू 273 प्लस टी। यहां पे जो टी है वो आपका टेम्परेचर है एट 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, मुझे ना बेटा ये पता करना है कि इसका वॉल्यूम क्या होगा। ठीक है, क्या होगा जब टेम्परेचर इसका -273 डिग्री सेल्सियस होगा, मैं ये चेक करना चाहता हूं। तो आप इसकी वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दो। आपको पता है 273 माइनस 273 जीरो हो जाएगा, जीरो इंटू एवरीथिंग बिकम जीरो, राइट। सो ऑटोमेटिकली बेटा जो आपकी वॉल्यूम की वैल्यू है वो जीरो आ जाती है। तो इस चीज से मैं क्या कंक्लूड कर सकता हूं, मैं इस अच्छा, और आपको पता है -273 डिग्री सेल्सियस को एब्सोल्यूट टेम्परेचर या 0 केल्विन कहा जाता है, राइट। 0 केल्विन। तो अब हम मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, मैं फिर से बता रहा हूं बेटा कि 0 केल्विन में हमारा जो वॉल्यूम ऑफ द गैस है वो जीरो हो जाता है। बट यार देखो, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है, ये सिर्फ आपको बताने के लिए है। थ्योरेटिकली आप ये बात बता सकते हो, बट एक्चुअली में ये टेम्परेचर जो कि -273 डिग्री सेल्सियस है, ये अचीव करना इम्पॉसिबल होता है आपका। ठीक है, चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि लॉर्ड केल्विन ने इसको क्या कहा एंड उनके अकॉर्डिंगली क्या कहना है इन सब चीजों के बारे में। सो अकॉर्डिंग टू द लॉर्ड केल्विन, ये कहना था कि इफ द टेम्परेचर ऑफ अ गैस और इनक्लोज्ड गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज लोअर टू -273 डिग्री सेल्सियस, इस वॉल्यूम बिकम जीरो। अब क्यों होता है वो मैं आपको ऑलरेडी थ्योरी के अकॉर्डिंगली बता दिया। However, this is not possible because gas in one of the state of the matter and hence must have more definite mass and volume। मतलब ये कि वैसे तो देखो इनिशियली जो गैस होता है वो क्या होता है आपका, एक स्टेट है, एक गैसियस स्टेट है। जब मैं टेम्परेचर को लोअर करूंगा, मोलिक्यूल एक दूसरे के नजदीक आएंगे तो वो गैस ही रहेगी, वो ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा आपका, लिक्विड। लिक्विड से सॉलिड भी बन सकता है आपका वो। ठीक है, सो What I was trying to say that कि ये चीज करनी इम्पॉसिबल है, ये चीज नहीं हो सकती। इसके अलावा जो टेम्परेचर है -273 डिग्री सेल्सियस को, उसी को ही एब्सोल्यूट जीरो कहा जाता है। ऑल गैसेस लिक्विफाइज और सॉलिडिफाई बिफोर रीचिंग दिस टेम्परेचर। मैं आपको ऑलरेडी इसके बारे में बता चुका हूं। इसके अलावा थ्योरेटिकली दिस इज द लोएस्ट टेम्परेचर दैट कैन एवर बी रीच्ड। इससे कम टेम्परेचर तो हो ही नहीं सकता। आपको याद है मैंने आपको यह भी कहा था कि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे मेरे जो पार्टिकल की मोशन जो है वो सीज हो जाती है, तो इससे नीचे टेम्परेचर आपका अचीव ही नहीं हो सकता। सो एट दिस टेम्परेचर ऑल मोलिकुलर मोशन सीजेस। हाउएवर प्रैक्टिकली स्पीकिंग दिस टेम्परेचर इज इम्पॉसिबल टू अटेन। तो ये जो आपका पर्टिकुलर जो हमने सोचा है कि क्या ये अटेन हो सकता है, ये प्रैक्टिकली अटेन नहीं हो सकता, बट थ्योरेटिकली हम ये बात समझ सकते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या होगा। एंड आई होप आपको ये जो एब्सोल्यूट जीरो की बात थी वो अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। देखिए, अब हमने बेटा बात करनी है कि एब्सोल्यूट और केल्विन स्केल ऑफ टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है और उसका डिग्री सेल्सियस के साथ क्या रिलेशन है। मैं ऑलरेडी बेटा इसके बारे में आपको पता नहीं कितनी बार और मैं समझा चुका हूं। एक बार फटाफट ये देख लीजिए ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि क्या स्केल होता है इनका। देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो 0 डिग्री सेल्सियस होता है उसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर हम कभी नहीं कहते, क्योंकि वो आर्बिट्रेरी टेम्परेचर है, एक ऐसा टेम्परेचर जिसका लोअर टेम्परेचर अचीव किया जा सकता है। लेकिन एट 0 डिग्री सेल्सियस केल्विन स्केल के अंदर आपको 273 केल्विन मिलता है। उसके बाद जितना डिवीजन आप इसमें देखोगे, इसका हाईएस्ट पॉइंट बेटा 100 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका 373 केल्विन होता है। जब भी हम केल्विन लिखते हैं तो डिग्री नहीं लगाते, सिर्फ के लिखते हैं। ठीक है, उसके अलावा जितने आपको सेक्शंस यहां मिलेंगे, जितने भी आपको सेक्शन मतलब जैसे कि इसके बीच में 100 डिवीजन होंगी, तो इसमें भी आपको 100 डिवीजन ही मिलेंगी। इसके अलावा हर एक डिवीजन के बीच का जो गैप है, यहां पे 1 डिग्री बता रहा है, तो यहां पे भी किसी दो डिवीजन के बीच का गैप 1 केल्विन ही बताएगा। तो मतलब चेंज वाइज दोनों में एक जैसा ही होता है, बट आपको समझना होगा कि इसका लोअर टेम्परेचर 0 है तो इसका 273 होता है, उसका अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो इसका 373 होता है। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है, हमें क्या समझ में आता है? हमें यह समझ में आता है यार कि अगर मेरे पास कोई भी टेम्परेचर केल्विन के अंदर है, तो मुझे अगर मतलब मेरे पास कोई टेम्परेचर का डिग्री सेल्सियस में और मुझे केल्विन में चाहिए,
तो बस आप 273 को ऐड कर देंगे मेरे टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस के अंदर, और आपको आपका केल्विन मिल जाएगा। जैसे कि अगर 100 डिग्री सेल्सियस है तो 273 ऐड करेंगे तो 373 आपका केल्विन में आ जाएगा। और उस तरह अगर आपके पास केल्विन में है और अगर आप डिग्री सेल्सियस चाहते हो तो टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस के लिए आप बस इसको यहाँ पे ले जाओ, मतलब सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा आपको। मतलब केल्विन में टेम्परेचर दिया है, उसको 273 से सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास टेम्परेचर है डिग्री सेल्सियस आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल है यार, कोई इतना मुश्किल है नहीं है। सो आई होप आपको बेटा फाइनली ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली में आपके पास जो चार्ल्स लॉ है वो क्या है, टेम्परेचर और वॉल्यूम में क्या रिलेशन है। क्लियर? सो देखिए बेटा, सबसे पहला नोट आपके पास ये आता है कि नो डिग्री साइन इज रिटन फॉर द एब्सोल्यूट टेम्परेचर वैल्यू। मतलब ये कि यार केल्विन स्केल के दौरान जब हम कोई भी टेम्परेचर लिखते हैं तो उसमें डिग्री केल्विन नहीं लगाते, सिर्फ केल्विन लिखा जाता है। दूसरी बात ये, द साइज ऑफ 1 डिग्री ऑफ द केल्विन स्केल इज सेम एज द साइज ऑफ द 1 डिग्री ऑफ द सेल्सियस स्केल। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, किसी भी 2 डिवीजन ऑफ सेल्सियस के माइनस कर लो और किसी भी 2 डिवीजन केल्विन के माइनस कर लो, उनकी वैल्यूज माइनस कर लो, ये भी 1 डिग्री का चेंज दिखाएगा, इसमें भी 1 केल्विन का ही चेंज आएगा। ठीक है जी। और तीसरी बात यह है कि द रियल एडवांटेज ऑफ द केल्विन स्केल इज दैट इट मेक्स एप्लीकेशन एंड यूज ऑफ गैस लॉ सिंपल। देखो यार, सिंपल सी बात है, डिग्री सेल्सियस जो है वो आर्बिट्रेरी टेम्परेचर है, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जो फिक्स नहीं है, जिसके नीचे और भी टेम्परेचर एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो हमें एक ऐसा टेम्परेचर चाहिए जिससे हम अपने गैस लॉ को बहुत बेहतरीन और अच्छे वे में स्टडी कर सके। जैसे कि अब यहाँ पे बात हुई थी कि यार वॉल्यूम मेरा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो किसी के बंदे में दिमाग में आएगा जो टेम्परेचर को जीरो करेंगे तो वॉल्यूम भी जीरो हो जाएगा, लेकिन ये सोचना भूल जाता है कि वो जो टेम्परेचर है वो केल्विन में है, ना कि डिग्री सेल्सियस में। तो केल्विन के अंदर इन चीजों को स्टडी करना बहुत ही आसान होता है। आई होप आप ये सब थ्योरी अच्छी तरह समझ में आपको आ गई होगी। चलिए अब इसकी एप्लीकेशन जानने के लिए हमें कुछ न्यूमेरिकल्स करने पड़ेंगे। चलिए जल्दी से हम इनके जो न्यूमेरिकल्स है उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे बेटा इस न्यूमेरिकल की। कहता है कि 120 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ गैस इज टेकन एट 27.3 केल्विन। एक बात देख लीजिए, यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो केल्विन में दिया है, और अगर नहीं दिया होगा तो हम उसको कन्वर्ट करेंगे। ये बात हमेशा याद रखना, ठीक है? टेम्परेचर शुड बी इन केल्विन। तो टेम्परेचर इज देन रेज टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? रेज टू 0 डिग्री सेल्सियस। सो व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम ऑफ द गैस? द प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। देखिए बहुत ही आसान है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो मुझे जो दिया है मैं वो लिख लेता हूं बेटा, कि V1 जो है वो आपको 120 सेंटीमीटर क्यूब आपको दिया हुआ है, एंड इनिशियल जो टेम्परेचर है बेटा आपका 27.3 केल्विन आपको दिया हुआ है। अब न्यू वॉल्यूम जो है वो मुझे फाइंड करनी है, लेकिन जो न्यू टेम्परेचर है वो 0 डिग्री सेल्सियस है, बट मुझे तो केल्विन में चाहिए ना। तो केल्विन में पाने के लिए उसको 273 से आपको ऐड करना पड़ेगा, तो आंसर आ जाएगा 273 केल्विन। क्लियर हो गया? तो V1 T1 हो गया बेटा, और T2 दिया है, V2 फाइंड करना है। बाय चार्ल्स लॉ लगा लीजिए, बाय दैट इज चार्ल्स लॉ, LAW। देखिए V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2, ये आपको करना था। ठीक है? सो V1 जो है वो 120 है और T1 आपका 27.3 है, एंड V2 मुझे फाइंड करना है, और ये आ जाएगा बेटा 273। तो जब आप इसमें से V2 फाइंड करेंगे तो ये देखो ना, ये पॉइंट का 0 ऊपर चले जाएगा, ये 273 कट जाएगा, तो बेसिकली 1200 सेंटीमीटर क्यूब आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। गुड। चलिए मैं आपको बेटा लेके चलता हूं आपके अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। अब देखो बेटा, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, हर एक के अंदर ना यार हमने एक ही चीज बार बार अप्लाई करते जाना है। V1 बाय T1 इज इक्वल टू V2 बाय T2। मेन बात बस यहाँ पे ये है कि जो आपका टेम्परेचर है, जैसे यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में दिया गया है, तो उसको हम अपने पहले केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, और तभी जाके बेटा ये सॉल्व किया जाएगा, अदरवाइज तब तक हम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है जी? तो बेटा कैसे करेंगे? तो सबसे पहले बेटा देखो, यहां पर हमें दिया है कि एट व्हाट टेम्परेचर विल 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ अ गैस measured at 20 degrees Celsius occupy half its volume, so the pressure is kept constant। तो पहले तो हम वही करेंगे बेटा, जो जो दिया है हम उसको लिख लेते हैं ताकि हम उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सके।
तो जो नया टेम्परेचर है वो मुझे फाइंड करना है ना। तो ठीक है, तो V1 क्या दिया है पहले तो देखते हैं बेटा। V1 हमें दिया हुआ है 500 सेंटीमीटर का क्यूब, बहुत बढ़िया। T1 क्या दिया हुआ है? T1 है 20 डिग्री सेल्सियस। तो +273 कर दूंगा ताकि केल्विन में बदल जाए। तो 293 केल्विन बेटा आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है, यहाँ तक तो हो ही गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है टेम्परेचर T2 बाद की बात है। पहले हम यहाँ पर ना V2 फाइंड करते हैं। क्या करते हैं? V2। सो अब उसने कहा है कि जो वॉल्यूम है ना बेटा वो आपका हाफ है मेरे इनिशियल के। तो हाफ ऑफ 500 सेंटीमीटर क्यूब। तो आंसर आपके पास है बेटा 250 सेंटीमीटर क्यूब आपके पास यहाँ पे आ जाएगा। सिंपल। अच्छा, अब T2। अब क्योंकि बेटा ये ऑलरेडी हमारा डिग्री सेल्सियस में है और अगर आपको आंसर डिग्री सेल्सियस में ही लेके आना है तो देखिए अगर तो आंसर केल्विन में लेके आना है तो टी अकेले ले लीजिए। और अगर आपने ये लेके चलना है बेटा कि वो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में ही है तो मान लेते हैं जैसे कि लेट द रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड टेम्परेचर बी T डिग्री सेल्सियस। तो क्योंकि डिग्री सेल्सियस के अंदर है तो मैं इसको ठीक है लेट रिक्वायर्ड, ठीक है टेम्परेचर, ठीक है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, T डिग्री सेल्सियस में ऐड कर दूंगा 273 को ताकि ये प्रॉपर केल्विन में आपका आ सके। ये आपने करना था। अब देखिए चार्ल्स लॉ के अकॉर्डिंगली हमने पढ़ा है कि जो रेशियो होती है वॉल्यूम और टेम्परेचर का वो कांस्टेंट होता है। तो मतलब ये कि हमारा V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2 होगा। अब V1 हो गया बेटा 500 और T1 हो गया बेटा 293 इज इक्वल टू V2 आपका 250 है और उसको हम डिवाइड कर देंगे नीचे T+273 के साथ। बस आपने इसको क्रॉस करना है बेटा। क्रॉस करने के बाद जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपकी टी की वैल्यू आ जाती है -126.5 डिग्री सेल्सियस। बस आपने इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर बेटा ये आ जाएगा। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको लेके चलता हूं बेटा अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखिए बेटा इस पर्टिकुलर न्यूमेरिकल के अंदर कहता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस एट 15 डिग्री सेल्सियस इज 100 सेंटीमीटर का क्यूब। टू व्हाट टेम्परेचर शुड इट बी हीटेड अंडर द सेम प्रेशर सो दैट इट ऑक्युपाइज अ वॉल्यूम ऑफ 125 सेंटीमीटर का क्यूब। देखिए इस पर्टिकुलर में फिर भी देखो बेटा क्या होता है ना, कभी कभी मन में आता है कि सर कब हम इसको केल्विन में कन्वर्ट करें, कब केल्विन में ना कन्वर्ट करें। देखिए सिंपल सी बात है, आपको जो टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में दिया गया है तो आंसर भी डिग्री सेल्सियस पे ही लेके आना पड़ेगा। बस इसी के लिए हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो T2 है वो T डिग्री सेल्सियस है, लेकिन केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसको 273 के साथ प्लस करेंगे तब जाके ये केल्विन में आएगा। तो इनिशियल जो टेम्परेचर मुझे चाहिए वो T डिग्री सेल्सियस है, लेकिन केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए उसको 273 के साथ ऐड करना पड़ेगा। सो देखिए बेटा इनिशियल वॉल्यूम मेरे को यहां पर 100 सेंटीमीटर का क्यूब दिया हुआ है। टेम्परेचर जो है इनिशियली वो 15 डिग्री सेल्सियस है। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए 273 में मैं उसको ऐड करूंगा तो इसका आंसर बेटा 288 केल्विन मुझे मिल जाएगा। ठीक है, तो ये है V1 और T1 की बात। T2 ऊपर दिया ही हुआ है। जो नया वॉल्यूम है बेटा वो आपके पास 125 सेंटीमीटर का क्यूब है। यहाँ पे जल्दी से चार्ज लगाते हैं, दैट इज V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू V2 अपॉन T2। तो हमारे पास आ जाएगा बेटा V1 आ जाएगा 100 अपॉन T1 आ जाएगा 288 इज इक्वल टू V2 इज 125 और नीचे बेटा आ जाएगा T2 दैट इज T प्लस 273। ये है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए और जब आप T को यहाँ पे फाइंड करेंगे तो आपका आंसर 87 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये तो सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये तो आपको आता ही बेटा। 100 इंटू टी, 100 इंटू 273, ये 288 इंटू 125, उसमें सब्ट्रैक्ट कर दो, आपका आंसर टी जो है वो आराम से मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपने ये न्यूमेरिकल को सॉल्व करना था। आई होप आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा।
गुड। चलिए आपको लेके चलता हूं अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ। तो बेटा इस न्यूमेरिकल के अंदर क्या कहता है कि एट व्हाट सेंटीग्रेड टेम्परेचर विल द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 0 डिग्री सेल्सियस ट्रिपल इटसेल्फ इफ द प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो बहुत सिंपल है यार, देखो पहले तो हमारे पास इनिशियल वॉल्यूम जो है वो मान लेते हैं v है, और जो नया वॉल्यूम है उसने ट्रिपल का है तो 3v कर देते हैं। इनिशियल जो टेम्परेचर है वो आपका 0 डिग्री सेल्सियस है, और मैं बार बार बोल चुका हूं कि 273 से आपको इसको ऐड करना है ताकि 273 केल्विन आपका बन सके। उसके बाद जो नया टेम्परेचर है वो ऑब्वियस है t डिग्री सेल्सियस है, तो t के अंदर मैं ऐड करूंगा 273 ताकि वो केल्विन बन सके। तो अब जो t आएगा ना वो डिग्री सेल्सियस में ही होगा, प्लीज ये याद रखना बस, ठीक है। छोटी छोटी बातें आराम से हो जाती हैं। उसके बाद बेटा चार्ल्स लॉ बोलता है कि v1 बाई t1 आपका v2 बाई t2 के बराबर होता है। सो बेटा v1 आपका v हो गया, t1 आपका 273 हो गया, ठीक है। v2 जो है आपका यहाँ पे 3v आ जाता है, और t2 जो है वो आपका t प्लस 273 आपको मिल जाएगा। बस जी, कुछ नहीं करना, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हो। जैसे ये इधर जाएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो उधर जाएगा सब्ट्रैक्ट होगा, तो आपका जो आंसर है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है, ठीक है। सो जो टेम्परेचर बेटा मेरे पास आएगा वो आएगा 546 डिग्री सेल्सियस। सो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा v इंटू टी बन जाएगा vt, v इंटू 273 बन जाएगा 273 इंटू v, 3v इंटू 273 कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट ही करना है। और आप एक काम और करो, आप v से v कैंसिल ही कर दो, काम ही खत्म करो यार, बस। तो t प्लस 273 इज इक्वल टू 3 इंटू 273, और मतलब आप थोड़ा सा यहां पे करके दिखा देता हूं। जैसे आ जाएगा t प्लस 273 इज इक्वल टू 3 इंटू 273, ये है आपके पास बेटा। तो जब t फाइंड करेंगे तो आ जाएगा 3 इंटू 273 माइनस 273, तो 273 कॉमन निकालेंगे, थोड़ा ना तरीका होता है करने का बेटा, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 273 तो 3 माइनस 1 आएगा जो कि 2 आ जाएगा, तो 273 इंटू 2 करके देख लीजिए बेटा, आपका 546 डिग्री सेल्सियस आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इस तरीके से बेटा आपने ये वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करना था। आई होप आपको चार्ल्स लॉ, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, सिग्निफिकेंस, इसका जो किनेटिक थ्योरी के अकॉर्डिंगली एक्सप्लेनेशन, ये क्वेश्चंस, ये सब समझ में आगे होंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया चार्ल्स लॉ के बारे में। हमने ये जाना कि कैसे वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, कीपिंग प्रेशर एज ए कांस्टेंट। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।